आदर्श घर दिल छू लेने वाली कहानी। विनीता का निधन 3 महीने पहले ही तो हुआ था। पत्नी का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बहुत घातक था। इस सदमे ने मेरे वजूद को तोड़कर रख दिया था। मैं नहीं रहा था। मेरी स्थिति उस खंडर मकान जैसी हो गई थी जो नींव से तो जुड़ा था पर मकान कहलाने लायक नहीं था। इन 3 महीनों में ही परिवार पर से मेरा दबदबा लगभग खत्म हो गया था। बहू स्वाति, जो कभी मेरे पैरों की आहट से डरती और बचती फिरती थी, अब मुझसे जिरा करने लगी थी। बेटा विशाल मुझसे चेहरा उठाकर बातें करने लगा था। दोनों पूरी तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल चुके थे। आखिर क्यों? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वैसे तो घर में सभी तरह के काम करने के लिए नौकर है, पर अब मैं होल टाइमर हूँ। 24 घंटे वाला खिदमतगार। झाड़ू पोछा करने वाली सुबह 9 बजे आती है और अपना काम करके 10 बजे तक चली जाती है। उसकी कुछ देर बाद ही चौका बर्तन करने वाली आती है और पौन घंटे का काम कर चली जाती है। कपड़े धोने के लिए अलग नौकरानी है और कार चलाने के लिए एक ड्राइवर भी है। लेकिन दिन में तो 24 घंटे होते हैं और 24 तरह के काम भी। विनीता की मृत्यु के बाद से वह सभी काम मैं 65 साल का बूढ़ा संभालता हूँ। मैंने बदलते हालात से समझौता कर लिया है। मेरा मानना है कि समझौता शब्द बहुत गुणकारी है। आपकी सारी उलझनों को पल भर में सुलझा देता है। आपकी जिंदगी में बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, मुलायम घास की तरह झुककर उसे गुजर जाने देना ठीक है। अकड़ू पेड़ तो टूटकर गिर जाते हैं। पत्नी के निधन के कुछ दिन बाद विशाल गुस्से से भरा मेरे पास चला आया था। आते ही एक प्रश्न जड़ा था। रात आपने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने सहज भाव से कहा था, कल हमारी शादी की वर्षगांठ थी। बेटे, तेरी माँ की याद आ गई, फिर खाने का मन ही नहीं हुआ। रात तो मैं सो भी नहीं पाया। जब उसे एहसास हुआ कि मेरे भूखे सो जाने का कारण किसी प्रकार की नाराजगी नहीं थी, तो नाटकीय अफसोस जताते हुए वह बोला, ओह, मुझे याद ही नहीं रहा बाबा। दरअसल जिंदगी इतनी मशीनी हो गई है कि ना दिन के गुजर जाने का एहसास होता है और ना ही रात के। काम काम और सिर्फ काम। आराम के पल इन काम के पलों के बीच कहाँ खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे में कोई क्या क्या याद रखे। विशाल चला गया था और मैं सोचने लगा कि आज रिश्ते कितने संकुचित हो गए हैं। इस पीढ़ी के लोग ये तो याद रखते हैं कि पति का बर्थडे कब है, पत्नी का कब, बच्चों का कब, अपनी मैरिज एनिवर्सरी कब है, पर हमारी पीढ़ी के बारे में कुछ याद नहीं रहता। ये कैसी विडंबना है। एक हमारा समय था, हम माता पिता को बेहिसाब सम्मान देते थे, जबकि ये पीढ़ी तो माँ बाप को नौकरों की तरह समझने में भी नहीं हिचकिचाती। सेवा करना तो दूर की बात है। इस पीढ़ी की एक और खास आदत है, माता पिता का किया भूलने की। आज विशाल ये भी भूल चुका है कि उसकी पढ़ाई के लिए हमने ये घर कभी गिरवी रखा था। अपना भविष्य भूलकर उसका वर्तमान संवारा था। पता नहीं इस पीढ़ी को अपने काम के सामने रिश्ते भी क्यों छोटे लगने लगते हैं। घर वालों से भी बातें करते समय शब्दों में व्यावसायिकता की बू आती है। पक्के पेशेवर हो चुके हैं। हमारी शादी की वर्षगांठ भूल जाने का बड़ा ही अच्छा बहाना बनाया था उसने। विनीता की मृत्यु से पहले तक घर में मेरा दबदबा हमेशा बना रहा। ना विशाल ने कभी मुझसे आंखें मिलाकर बात की और ना ही स्वाति ने कभी ऐसा व्यवहार किया जिससे कि हमें ठेस पहुँचे। जीवन में हमने माता पिता से यही सीखा था कि घर तो सभी बना लेते हैं, आदर्श घर भी बनाए जा सकते हैं, पर घर को प्यार भरा घर बनाना असंभव नहीं तो दूभर जरूर होता है। ऐसा घर रिश्तों में प्यार व स्नेह की भावना से बनता है। प्यार केवल जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उनकी इस नसीहत को मैंने घर की नींव में डाला था। यही कारण है कि मैं ये प्रयास करता रहता ताकि रिश्तों में कड़वाहट कभी ना आए। एक दिन शरीर की टूटन के कारण मैं देर तक सोता रहा तो स्वाति ने मुझे कमरे में आकर जगाया। तेज आवाज में बोली, बाबा, आपने तो हद ही कर दी। सुबह 10 बजे उठने की आदत बना डाली है। दिन भर हमारे पीछे आप सोते रहते हैं, मुफ्त का खाना खाते हैं, इस आलीशान घर में रहते हैं। आपको
ना पानी का बिल भरना पड़ता है और ना ही लाइट का। सर्दी में हीटर और गर्मी में एसी जैसी सुविधाएं तो हमने जुटा ही रखी हैं, तो क्या हम आपसे ये उम्मीद भी ना करें कि आप सुबह समय से उठ जाएं और घर संभालें। हम ऑफिस जा रहे हैं, घर में नौकर काम कर रहे हैं, उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। उठिए और घर का दरवाज़ा बंद कर लीजिए। स्वाति मुझे नींद से झकझोर कर चली गई। मैं स्तब्ध था, सोच रहा था कि स्वाति ने कितनी आसानी से मेरे एक दिन लेट उठने को मेरी रोज की आदत में तब्दील कर दिया था। शरीर की टूटन की परवाह न करते हुए भी उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। कल विशाल ने भी ऐसा ही व्यवहार किया था। उसने ऑफिस जाते समय मुझसे कहा था, बाबा आखिर इस तरह कब तक चलेगा? आप घर का जरा सा भी ध्यान नहीं रखते। घर से नौकर सामान चुरा चुरा कर ले जाते हैं, रसोई से मसाले चोरी होते हैं, तेल घी हर 15-20 दिन में खत्म हो जाते हैं, साबुन पता नहीं कहाँ चली जाती है। मेरा एक तौलिया और एक नीली टी शर्ट कितने दिनों से ढूंढे नहीं मिल रहे। स्वाति की कई मैक्सियाँ और साड़ियाँ दिखाई नहीं देती हैं। घर में चोरियाँ ना हो, आपको इसका ख्याल तो रखना चाहिए। ज़रा इस तरफ भी अपना ध्यान लगाइए। मन ही मन मैं उबल कर रह गया। जी में आया कि मुंह पर कसकर एक थप्पड़ जड़ दूं। मुझे सिखाने चला है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आज के बच्चे जब घर में भी प्रोफेशनल किस्म की बातें करते हैं तो मुझे गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता है, चिढ़ होने लगती है। वैसे मैं समझ गया था कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया है। दिल्ली में विश्वास पात्र नौकर मिलना एक बड़ी समस्या है। बाहरी प्रदेशों से नौकरों की चाह लिए आए लोगों को बिना उनका आचरण और चरित्र जाने 24 घंटे घर में नहीं रखा जा सकता। पता नहीं वे कब कौन सा कांड कर बैठे या घर की बहुमूल्य संपत्ति लेकर चलते बने। उनकी इस जरूरत के लिए भला मुझसे अधिक लायक होल टाइमर नौकर और कौन हो सकता है। बस इसी क्षण मेरा मन घर से उछट गया। मुझे लगने लगा कि मेरी सल्तनत अब पूरी तरह से धराशायी हो गई है। परिवार में मेरी स्थिति शून्य हो गई है। घर में रोज बढ़ता तनाव मुझे पसंद नहीं था, इसलिए परेशानी मुझे अधिक थी। बेटा बहू मिलकर मुझ पर प्रहार किए जा रहे थे। परिवार में एक दूसरे को प्रतिदिन सहना यदि दूभर होने लगे तो घर टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। घर टूटे मुझे ये मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि घर तोड़ना बहुत आसान है, उसे जोड़े रखना बहुत कठिन। सोचा कैसे हाथों से फिसलती रेत को रोकूं, अपनी परेशानियों को घर की चार दीवारी से बाहर जाने से कैसे बचाऊं। वह भी ऐसे समय में जब परिवार के किनारे टूटते हुए लग रहे हैं, रिश्तों में दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। घर के झगड़े और रिश्तों में मनमुटाव के किस्से यदि बाहर जाने लगे तब कोई क्या कर पाएगा। जग हंसाई होगी, उसे ना विशाल रोक पाएगा, ना स्वाति और ना मैं। कपड़ा जरा सा फटा हो तो उसमें से थोड़ा ही दिखाई देता है, यदि पूरा का पूरा फट जाए तो कोई क्या छिपा पाएगा। मन हुआ था कि शांति से जीने के लिए इस जलालत भरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं, घर बेचकर इन्हें बेघर कर दूं और वृद्धाश्रम चला जाऊं। तब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इन रिश्तों के लिए मैं मर जाऊंगा। फिर स्वाति किसे अपना क्रोध दिखाएगी? विशाल किससे ये कहेगा कि जरा इस तरफ भी अपना ध्यान लगाइए। वृद्धाश्रम के हाल ही कौन से अच्छे होते हैं, वहाँ अजीब तरह की छिछालेदर होती है। संचालक से लेकर इनमेट तक आपको नोचने लगते हैं। प्रश्न पर प्रश्न, क्या हुआ? बच्चों ने निकाल दिया? बच्चे मारते पीटते थे? कोई बीमारी है? दवा दारू नहीं कराते थे? खाना नहीं देते थे? भैया अगर कुछ पैसों का जुगाड़ हो सके तो यहाँ से खिसक लो, किराए का मकान लो और अपनी मर्जी की जिंदगी जियो। आश्रम नाम के सेवा धाम होते हैं, किसी जेल से कम नहीं है वह। मैं तो इन बेतुके प्रश्नों का उत्तर देते देते ही मर जाऊंगा। दूसरे पल ही मेरी इस सोच को मन नकार गया। मैंने निश्चय की दृढ़ता तोड़ने लगा। मन ने मुझे समझाया कि यदि मैंने ऐसा कदम उठाया तो
इस नए रूपी घर को बनाए रखने के सपने का क्या होगा? मैं अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ी नहीं मार लूँगा। मन ने ये भी समझाया कि एक क्षण तो मैं झगड़ों और मनमुटाव की बातों को घर से बाहर न जाने देने की बात सोचता हूँ, फिर दूसरे ही पल वृद्धाश्रम जाने की बात करता हूँ। ये विरोधाभास क्यों? क्या मेरे रिश्ते इस तरह हमेशा के लिए नहीं टूट जाएंगे? हमारी पीढ़ी के लोग कहेंगे कि कैसे मतलबी होते हैं आज के बच्चे, जिन्होंने जरा से खर्चे के बोझ की खातिर बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। इस पीढ़ी के बच्चे सोचेंगे कि घर आखिर घर होता है, उसमें हमेशा कूड़ा जमा किए रखने की कोई जगह नहीं होती। विशाल और स्वाति ने ठीक ही किया। कम से कम अब बूढ़े से कोई अटक तो नहीं रहेगी और ना रहेगी हर वक्त की चकचक। दोनों अब अपने तरीके से जी तो सकेंगे। दोपहर को मेरे सोने का समय होता है, तब तक घर के सभी काम खत्म हो जाते हैं। खाना बनाने वाली मेरे लिए खाना बनाकर जा चुकी होती है। उसके जाने के बाद मैं तसल्ली से खाना खाता हूँ और खाकर सो जाता हूँ। शाम को काम का सिलसिला 5 बजे से शुरू होता है। उससे कुछ पहले उठकर मैं चाय पीता हूँ और नौकरों के आने का इंतज़ार करने लगता हूँ, पर आज मुझे नींद ही नहीं आई। लाख चाहा कि विशाल और स्वाति के लिए बर्ताव को भूल जाऊं। घर जिस तरह चल रहा है चलने दूं, पर अपनों के दिए घाव कुछ इतने गहरे होते हैं कि कभी सूखते ही नहीं। सोचने लगा कि विनीता की मृत्यु के बाद से ही ऐसा क्या हो गया कि बच्चे इतना अकड़ने लगे हैं, अभद्र व्यवहार करने का दुस्साहस करने लगे हैं। मैं सोचने लगा कि बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरी मजबूरियां बढ़ गई हैं। मैं अशक्त हो गया हूँ, हाथ पैर अब साथ नहीं देते। बीमारियों ने शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। एक जाती है तो दूसरी आती है। कुछ तो पक्का घर बनाकर बैठ गई हैं। यदि डॉक्टरों की बात मानूं तो जिंदगी 1/4 ही बची है। दिमाग दगा दे चुका है, क्या सही है और क्या गलत समझ में ही नहीं आता। मन और मस्तिष्क के बीच उठापटक चलती रहती है। पूंजी के नाम पर अब केवल ये मकान ही है, बाकी जो भी था वह विनीता की बीमारी में खत्म हो गया। जरा सी ज़रूरतों के लिए मुझे इन बच्चों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। शायद ये मजबूरियां ही इनकी अकड़ और अभद्र व्यवहार का कारण हो। केवल मेरी ही नहीं, इनकी भी तो मजबूरियां हैं। दिल्ली में मकान खरीदना आसान बात नहीं है। मकानों की कीमतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। इस उम्र में महंगे मकान खरीदने का पैसा इनके पास नहीं है। ये इसलिए इस घर में टिके हुए हैं, वरना कभी का मुझे अकेला छोड़कर चले गए होते। दूसरी मजबूरी ये है कि इन्हें एक ओल्ड टाइमर नौकर नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से इनका ये व्यवहार इसी कारण है। मन ने कहा, मैं मजबूर ज़रूर हूँ, पर इतना लाचार भी नहीं कि अपने स्वाभिमान की चिता जला दूँ। अब मैं किसी हालत में इनसे समझौता नहीं करूँगा। मैंने निश्चय कर लिया कि मकान बेच दूँगा और किराए के मकान में रहकर जिंदगी गुजार दूँगा। शाम को विशाल और स्वाति के घर लौटने से पहले प्रॉपर्टी ब्रोकर आ गया। मकान देखकर दूसरे दिन खरीदार लाने का वादा करके चला गया। जब विशाल और स्वाति घर लौटे तो रोज़मर्रा की तरह मैंने ही दरवाज़ा खोला। मैं उनसे सख्त नाराज़ था। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में चला गया। वे दोनों भी अपने कमरे में चले गए। सोते वक्त जी बहुत हल्का हल्का लगा। तनाव भी कम हो गया था। बड़े सवेरे ब्रोकर खरीदार लेकर आ गया। उस समय विशाल और स्वाति दोनों ही घर में थे। इससे पहले कि मैं ब्रोकर से कुछ बात करूं, विशाल ब्रोकर से बोला, कहिए, ये सज्जन इस मकान को खरीदना चाहते हैं। ब्रोकर ने अपने साथ आए खरीदार की ओर इशारा करते हुए कहा। अब इससे पहले कि विशाल कुछ और पूछ पाए, मैं बोल उठा, मैं ये मकान बेच रहा हूँ। आप मकान बेच रहे हैं? क्यों? विशाल मेरे इस फैसले पर अचंभित दिखा। मेरी मर्जी, ये मकान नहीं बिकेगा, ये मैं कह रहा हूँ। विशाल ने अब ब्रोकर की तरफ मुड़कर कहा, आप जाइए प्लीज़। बाबा ने ये फैसला ज़रा जल्दी में ले लिया है। अगर हम पक्का निर्णय ले सकें तो मैं खुद आपको फ़ोन करके बुला लूँगा।
ब्रोकर और परचेजर दोनों लौट गए। मेरे क्रोध की सीमा टूटने वाली ही थी कि विशाल मुझसे बोला, ये आप क्या करने जा रहे हैं बाबा? अपना प्यारा सा घर बेच रहे हैं, आखिर क्यों? ताकि मैं तुम लोगों के अत्याचार से छुटकारा पा सकूं। जीवन के जो आखिरी दिन बचे हैं उन्हें चैन से जी सकूं। मुझे नौकर बनाकर छोड़ दिया है तुम दोनों ने। बच्चे मुझे अपमानित करें ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आवेश में कांपने लगा था। विशाल मुझे बाहों से थामते हुए बोला, बाबा मैं आपके आक्रोश का कारण समझ गया हूँ। आप पहले बैठिए। मुझे कुर्सी पर बिठाने के बाद वह और स्वाति फर्श पर मेरे समीप ही बैठ गए। विशाल ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलना शुरू किया, आप स्वाति और मेरे व्यवहार से नाराज हैं, मैं समझ चुका हूँ। हम भी पश्चाताप में जल रहे हैं, ये हमारा सच है। हम आपसे इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगना चाहते थे, पर आपके खौफ के कारण हम आपका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमारे ही व्यवहार के कारण ये घर बिखर जाएगा। बाबा हम उन बच्चों में से नहीं हैं जो घर में अपने बुजुर्गों की अहमियत नहीं समझे। दरअसल दिन भर की भागम भाग और काम की टेंशन हमें इतना चिड़चिड़ा कर देती है कि हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम किससे बातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। विशाल की इन बातों से मेरा क्रोध कुछ शांत हुआ। मैंने विशाल और स्वाति के चेहरे को पढ़ा। वास्तव में पश्चाताप उनके चेहरों पर डोल रहा था। संवेदनाओं के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। किसी भी समय आंसुओं की बारिश संभव थी। विशाल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, बाबा पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप हम पर बोझ नहीं हैं, आप मजबूर भी नहीं हैं, और ये भी कि हम भविष्य में आपको अकेला छोड़ कर कहीं चले जाने वाले नहीं हैं। घर में आपका स्थान नौकरों का भी नहीं है। आप ज़रा मेरे साथ हमारे कमरे में चलिए, वहाँ मंदिर को देखिए और खुद तय कर लीजिए कि हमारे दिल में आपका स्थान कहाँ है। सोचिए, यदि घर में 3 प्राणी हों और उनमें से 2 सुबह से रात तक घर से बाहर रहें तो पीछे से घर कौन संभालेगा? वही जो घर में रहता हो। विशाल ने लंबी सांस ली, भर आई आंखों को अपने रुमाल से पोंछा। स्वाति ने भी अपनी आंखें पोंछी। विशाल फिर बोल उठा, होता ये है कि जीवन की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ते बुजुर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इनसिक्योरिटी की ये भावना उनमें डर और आशंकाओं को जन्म देती है। वे हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि उनके इस बुरे वक्त में उनका सहारा कौन बनेगा। बच्चे उनकी आंखों से दूर हो जाए तो लगता है कि बच्चों को भी उनकी परवाह नहीं है। ये इनसिक्योरिटी की भावना फिर उन्हें सही सोचने ही नहीं देती। हमारी पीढ़ी भी बाबा बुजुर्गों के प्रति कुछ कम लापरवाह नहीं है। हम खुली जिंदगी जीना चाहते हैं, कोई रोक टोक और अनुशासन हमें पसंद नहीं। जब हम घर से बाहर होते हैं, खुले आकाश में आज़ाद पंछियों की तरह उड़ते हैं, जो जी चाहे करते हैं, और जब घर में घुसते हैं तो हमारी आज़ादी के पंख कट जाते हैं। हम घर में फड़फड़ाते रहते हैं। बुजुर्गों का दबदबा, खौफ और घर का अनुशासन घुटन पैदा करने लगता है। तब हमारा भी मन करता है कि इस घुटन भरी जिंदगी से दूर भाग जाएं। ऐसे में दोनों पीढ़ियों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाता। दोनों पीढ़ियां ही मानने लगती हैं कि घर में यदि सास बहू है तो झगड़ा तो होगा ही। बुजुर्ग और युवा साथ साथ रहते हैं तो टकराव तो होगा ही। मैं विशाल को एकटक देखता ही चला गया। सोचने लगा, मेरा छोटा सा बच्चा इतना विद्वान कब हो गया? मुझे पता ही नहीं चल पाया। कितनी नज़दीकी से इसने जिंदगी को पढ़ा है। मुझे मेरी सोच गड़बड़ाते हुए लगने लगी। प्रतीत हुआ कि शायद मैं ही गलत था। विशाल फिर बोल उठा, बाबा आपने हमें सिखाया था कि घर तो सभी बना लेते हैं, आदर्श घर भी बनाए जा सकते हैं, पर घर को प्यार भरा घर बनाना असंभव नहीं तो दूभर तो होता ही है। ऐसा घर रिश्तों में प्यार या स्नेह की भावना से बनता है। जो रिश्ता टूट जाए समझ लो वहाँ प्यार था ही नहीं। बड़ा होते होते इस सीख का सही अर्थ मैं समझ गया हूँ। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो घर सिर्फ ईंट गारे का बना होता है।
आदर्श घर वह होता है जहाँ रिश्ते एक दूसरे का आदर करते हैं। वहाँ ससुर ससुर होते हैं, सास सास और बहू बहू। उनमें आदर तो होता है, प्यार नहीं। और घर वही मधुबन बन जाता है जहाँ रिश्तों में प्यार होता है। वहाँ ना ससुर होते हैं, ना सास और ना बहू। तीनों के बीच आदर से अधिक एक दूसरे के लिए प्यार होता है। उसने मुझे देखा, शायद मेरे चेहरे पर उभरे भावों को पढ़ने के लिए। फिर बोला, बाबा, हम इस घर को केवल आदर्श घर ही बना सके, महकता चहकता उपवन नहीं। ये घर आज तक आपके खौफ में जिया है। हम डरते डरते जीते रहे। रिश्तों में प्यार था कहाँ, सिर्फ खौफ था। घर में घुसने की इच्छा नहीं होती थी, लगता था कि हम जेल में घुस रहे हैं। आज भी हमारे संबंधों में वे खुलापन है कहाँ। हम जो खुली जिंदगी जीना चाहते हैं वह है कहाँ। बस बेटे बस। मैंने उठकर दोनों बच्चों को गले लगा लिया और कहा, घर में गलत मैं ही था। जो सीख मैं तुम लोगों को देता रहा, मैंने खुद उस पर अमल नहीं किया। अभी इसी वक्त मैंने अपने खौफ का गला घोट दिया है। अब हम तीनों आपस में मित्र हैं, ससुर बेटा या बहू नहीं। दोनों बच्चे मुझसे लिपट कर रोने लगे। मेरी आंखें भी बिना बहे ना रह पाईं। अब मैंने अपना कमरा, जो घर के मुख्य द्वार के पास था, उन्हें देकर खुद को घर के पिछवाड़े में शिफ्ट कर लिया है, ताकि बच्चे अपनी खुली जिंदगी जी सकें। मुख्य द्वार पर लगी नेम प्लेट हटाकर विशाल के नाम की लगवा दी है। अब हम तीनों जब साथ बैठते तो हंसी ठहाके ही सुनाई देते हैं। अब घर से बाहर जो भी बुजुर्ग या युवा मुझसे मिलते हैं, मैं सभी से कहता हूँ कि यदि घर को घर बनाए रखना है तो बुजुर्ग अपना रोब दबाव छोड़ें, बच्चों को खुली जिंदगी जीने दें और बच्चे अपने बुजुर्गों को कूड़ा ना समझें, उनका ख्याल रखें। विचारों का ये तालमेल घर में प्यार ही प्यार भर देगा। वह प्यार जो सबको आपस में जोड़ता है, एक दूसरे से तोड़ता नहीं। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।